हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज क्लास 11th के ही टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मेटल्स में यानी सॉलिड्स में ट्रांसफर ऑफ हीट यानी कंडक्शन बता चुके हैं डिटेल में, लिक्विड में ट्रांसफर ऑफ हीट यानी कन्वेक्शन बता चुके हैं, और ट्रांसफर ऑफ हीट इन गैसियस मीडियम और विदाउट ऑफ एनी मीडियम दैट इज द रेडिएशन, और ये भी बता चुके हैं। इसी का कुछ पार्ट बाकी है। अगर आपको याद आ रहा है तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था that was your emissive power and absorptive power। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था that was emissive power and absorptive power। और उसमें मैंने क्या किया था, स्टूडेंट्स बताया था कि हर बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से एनर्जी रेडिएट करती है। तो emissive पावर में क्या बताया था, एनर्जी एमिटेड बाय unit surface area of the body in 1 second is its what emissive power। और absorptive power क्या बताया था, absorptive power बताया था कि किसी भी बॉडी पे जो रेडिएशन फॉल कर रहे हैं वो, और उस रेडिएशन को बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। देखिए जैसे ये आपका बोर्ड है, इस पे हीट रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये कुछ तो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ ये एब्जॉर्ब करेगी। तो ये कितना एब्जॉर्ब कर रही है और कितना फॉल कर रहा है, तो रेशियो ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस फॉर द सेम टाइम इज एब्जॉर्प्टिव पावर। राइट, मतलब जितने रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है वो, और जितने फॉल कर रहे हैं, मान लीजिए विदाउट यूनिट 4 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है और 10 यूनिट इसमें फॉल कर रहा है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो गया, 4/10। 4 क्या है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, एंड 10 क्या है, 10 इज योर इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस एंड फॉर द सेम टाइम। राइट, तो अब अगर मैं कहूं कि इसी पर 4 की बजाय इसने 8 एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ गई ना। और अगर ये मान लीजिए कि ये 10 जो यूनिट्स रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, ये 10 के 10 सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, the body absorbs all the radiations incident on its surface, यानी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, टोटल एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, दैट विल बी 1। ठीक है, बात समझ में आ गया। और क्या ऐसा हो सकता है, और ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर फॉल करने वाले सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। राइट, तो व्हाट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कहते हैं द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। राइट, मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिएगा, दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन it is perfect black body, perfect black body, PBB, that is the perfect black body। ठीक है, अब
इसका मतलब ये नहीं है जो वर्ड यूज किया गया है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी ब्लैक होगी, नो, नहीं, कभी नहीं। कलर से मतलब नहीं उसका, जो भी बॉडी सारे रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर ले दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। उसका ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर से कोई लेना देना नहीं, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसी बॉडी पॉसिबल है? नहीं, थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं, बट आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि परफेक्ट यानी आइडियलिटी का दुनिया में कोई नाम है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है। कुछ भी आइडियलिटी है ही नहीं, परफेक्टनेस कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। हाँ, सन को हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब आप कहेंगे कि सन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान रहे हैं जो कि सारे रेडिएशंस को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सन तो रेडिएटर है भाई, सन तो रेडिएशन को बाहर भेज रहा है। हाँ, ध्यान रखिएगा, विच आर गुड एब्जॉर्बर दे आर गुड रेडिएटर, ठीक है, या विच आर गुड रेडिएटर दे आर गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे कि जो अच्छे एब्जॉर्बर हैं वो अच्छे रेडिएटर भी होते हैं, या जो अच्छे रेडिएटर हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं। तो सन तो रेडिएशन बहुत अच्छा कर रहा है, तो अच्छा एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। और ये मैं पहले बता चुका हूं, एक ही बॉडी से रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियस होते रहते हैं। ये नहीं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा तो रेडिएशन नहीं होगा, रेडिएशन उस बॉडी के, इस बॉडी के अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन होगा बाहर, लेकिन सराउंडिंग के हीट की वजह से इस पे जो फॉल करेगा उसको ये एब्जॉर्ब भी करेगा, और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, राइट। प्लेटिनम ब्लैक, लैम्प ब्लैक, इस सबको भी हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। ऑलमोस्ट वी कैन से दैट दे एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, नॉट एग्जैक्टली, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि दे आर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, राइट। तो अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक कॉन्सेप्ट अगर देखें तो कहते हैं एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहां पर रेडिएशन को ट्रांसफर हीट निकलने के लिए व्यवस्था ना हो, इसलिए इसको कॉटन या ग्लास में फिल कर दिया गया है। इस सरफेस को पॉलिश किया गया है और इसको शार्प एज कर दिया गया है, शार्प एज और ऐसे स्लैंट कर दिया गया है। तो इसमें मान लीजिए कोई रेडिएशन आ करके नॉर्मल फॉल करेगा तो इतना शार्प होता है, इसमें पड़ता ही नहीं, या तो इधर या इधर, और उसके बाद क्या होता है, वो इसी के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके टहला करता है। मतलब यहां से निकलना, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, नो रेडिएशन विल गो आउट। ये आपको थ्योरेटिकल समझा रहे हैं कि इसमें से जब एंट्री कर गया तो निकल के नहीं जाने वाला है, तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक शेप हो सकता है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी आपको आज तक अवेलेबल नहीं है, राइट। और मैं कल भी बता चुका हूं कि हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं विंटर्स में, क्योंकि डार्क कलर डिपेंड करता है, रेडिएंट एनर्जी डिपेंड करती है उसके सरफेस पे, नेचर पे। रफ सरफेस है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, या कलर डार्क है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एंड गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर। सब बातें ध्यान में रखिएगा, राइट, ठीक है। तो आपको अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फिर इसके बाद मैं आगे की बात करता हूं, नोट कर लीजिए फट से। ओके क्लास, देखिए अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे जो इस करंट सेशन का सिलेबस है 2021 का, उसमें शायद कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में है, और उसमें मैंने बताया था फिर भी थोड़ा सा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और कूलिंग इज डायरेक्टली
proportional to the temperature difference between body and its surroundings, right? मतलब अगर ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T डैश है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट इज कूलिंग, will be proportional to temperature difference between body and surrounding, यानी T minus T dash, that is proportional to T minus T dash. अब सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है. मान लीजिए आपके पास गरम गरम चाय आई 100 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है और ये 100 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? This is 80, right? तो लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल होगा इसके टेम्परेचर डिफरेंस के. लेकिन मान लीजिए ठंडी होकर के ये आ गई 80 पे, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ? 60 का, तो विल बी प्रोपोर्शनल टू 60. तो जैसे जैसे ये कूलिंग होती जाएगी, बॉडी कूल होती जाएगी, तो बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा. पहले 80 था, फिर 60 हो गया, 50 होगा, लास्ट में 0 भी हो जाएगा ना, जब इसका टेम्परेचर 20 के बराबर आ जाएगा. कहने का मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर फॉल करता है और सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है, तो लॉस ऑफ हीट भी कम होता जाता है. लॉस ऑफ हीट, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस 80 से 60 हो गया, तो लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा. यही इस रूल का कहना है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इस पे एक्सपेरिमेंट वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप देखिएगा, उसको समझाया भी गया है कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरा ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा. तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आप इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज योर स्टीफन्स लॉ. पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए और चीजों को समझ लीजिए जो मैंने बताया है. इसके बाद मैं स्टीफन्स लॉ बताता हूं. पॉज कर रहा हूं वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर रहा हूं, मैं आपको स्टीफन्स लॉ बता रहा हूं जो आपके कोर्स में है. ये क्या कहता है भाई? रेडिएशन से रिलेटेड टॉपिक है. कोई बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है, रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रही है, तो कहते हैं टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी थ्रू इट्स यूनिट सरफेस एरिया इन 1 सेकेंड will be directly proportional to 4th power of its absolute temperature. क्या? Total radiant energy emitted by unit surface area of a body in 1 second. Total energy by unit surface area body in 1 second is directly proportional to the directly proportional to the 4th power of its absolute temperature. यानी E, टोटल E क्या है? इट इज नॉट एनर्जी, इसका यूनिट जूल नहीं होगा. क्या है? टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया इन 1 सेकेंड. तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पावर 4। ठीक है, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाया सिग्मा इंटू T पावर 4, और सिग्मा क्या बेटा, सिग्मा इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, राइट। तो ये आपका स्टीफन्स लॉ हो गया। तो इससे देखिए सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन T पावर 4। तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब आप करते हैं, या वैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट, तो आपको लगता है जूल पर केल्विन पावर 4, आप कह सकते हैं जूल पर केल्विन पावर 4 या जूल केल्विन -4, एंड दिस विल बी रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया E क्या है, E इज द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड जूल पर यूनिट सरफेस एरिया मीटर -2 पर सेकेंड, सेकेंड -1 और केल्विन -4। तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ गया कि स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट हमारा ये क्या है, यूनिट ऑफ सिग्मा, और सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, राइट। ये चीज समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे की बात करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने स्टीफन्स लॉ में आपको भी बताया कि E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4, दिस इज योर स्टीफन्स लॉ, राइट। बात समझ में आ गई, ये आपका स्टीफन्स लॉ है। अब इसमें देखने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए एक बॉडी जिसका टेम्परेचर T है अपनी सराउंडिंग जिसके टेम्परेचर T डैश में रखी हुई है। लेट अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T is kept in its surrounding T dash, तो क्या होगा, ये अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशंस को एमिट करेगी, तो एनर्जी एमिट हो रही है। अच्छा, सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से रेडिएशंस इस पे फॉल भी करेंगे, तो ये उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी करेगी, दोनों काम साइमल्टेनियस होगा, बता चुके हैं। तो कहते हैं इन दिस कंडीशन देयरफॉर रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी बोल रहा हूं तो पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड की बात हो रही है, क्या होगी, इट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4, इसी पर सर। अब क्या होगा, ये एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है कितना, जो रेडिएशन सराउंडिंग के एमिट हो रहे हैं, सराउंडिंग से जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उनको एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं रेडिएंट एनर्जी absorbed by the body which are emitted by surroundings. E dash is equal to sigma T dash power 4, जो डायरेक्ट ये रेडिएशन एमिट कर रहा है वो E है, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो सराउंडिंग से एमिट हो रहा है वो क्या है, E डैश। तो नेट रेडिएंट एनर्जी
एमिटेड इज इक्वल टू E माइनस E डैश, और दैट इज सिग्मा T माइनस सिग्मा T डैश पावर 4, यानी सिग्मा कॉमन ले लिया तो T पावर 4 माइनस T डैश पावर 4 एंड दिस इज डेल्टा E। कहने का मतलब मैंने आपको जो पहले बताया था कि कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशंस को एमिट तो करेगी, साथ ही साथ उस पर जो रेडिएशन फॉल कर रहे हैं उसको साइमल्टेनियसली एब्सॉर्ब भी करेगी। तो नेट रेडिएशंस एमिटेड क्या होंगे? दिस विल बी सिग्मा T पावर 4 माइनस T डैश पावर 4। तो अभी क्योंकि आपका इस सेशन में स्टीफन्स लॉ तो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है नहीं, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफन्स लॉ से डिराइव करने के लिए तो हम लोग इसी से डिराइव करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके डिराइव करते हैं, आ जाता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? इट्स नॉट इन योर कोर्स। जितना है आप उतना एक बार पढ़िए। इस रूल से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव कर सकते हैं। इस पे मैं अपना एक वीडियो बाद में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए यही तक, ठीक? अब फिर कहते हैं कि चलो ये नेट एनर्जी एमिटेड हो गई। अब बॉडी का एमिसिव पावर अगर E है, इफ द एमिसिव पावर तो बॉडी इज E, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में क्या चीज होगी भाई? अगर बॉडी की नेट पावर E है तो कहते हैं उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख दिया हूं, डेल्टा E इज इक्वल टू E सिग्मा T पावर 4 माइनस T डैश पावर 4। दोनों बातें हैं। अगर आपको बॉडी की एमिसिव पावर नहीं दी गई है यानी इट इज 1, और अगर दी गई है तो डेल्टा E इज इक्वल टू E सिग्मा T पावर 4 इंटू माइनस T डैश पावर 4। अच्छा, ये क्या है? ये रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया। और अगर पूरी बॉडी का एरिया A है तो पूरी बॉडी से कितने रेडिएशन एमिट होंगे? तो इसके लिए कहते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, if area of the body is capital A, then radiant energy emitted delta E is equal to E A सिग्मा T पावर 4 माइनस T डैश पावर 4। ये फॉर्मूला हो रही है, ये वाला दोनों, ये एमिसिव पावर 1 मान लेके चल रहे हैं, और अगर दिया है तो E मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर पूरे सरफेस एरिया से कितनी रेडिएंट एनर्जी एमिट होगी तो इनटू A कर देंगे, एंड दैट विल गिव यू द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टीफन्स लॉ। सिंगल स्टीफन्स लॉ कहता है कि रेडिएंट एनर्जी एमिटेड थ्रू अ बॉडी ऑफ थ्रू अ बॉडी फ्रॉम इट्स यूनिट सरफेस एरिया in 1 second will be directly proportional to the 4th power of its absolute temperature। जो कि शुरुआत में बताया था। अब क्योंकि कोई बॉडी साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी कर सकती है, एमिट भी कर सकती है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने लिया कि बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T डैश है, तो बाकी की स्टोरी यहां पे है। राइट, कंप्लीट। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी क्या कर रहा हूं मैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट इज वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसी में बताऊंगा। तो आपको मालूम है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो वो हर वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करती है। ठीक है, एनर्जी, जो भी एनर्जी एमिट कर रही है उसमें सारी वेवलेंथ्स होती है। तो कहते हैं कि अगर एनर्जी एमिटेड और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो देखा क्या जा रहा है, नेचर क्या आ रहा है, इस तरीके से। इसका मतलब लैम्डा और ई लैम्डा, यानी वेवलेंथ बढ़ने के साथ एनर्जी एमिटेड बढ़ती जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर डिक्रीज करनी शुरू कर जाती है। राइट, अब मैंने देखा कि टेम्परेचर T1 पर ये हमारा शेप आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया
T1 से ज्यादा है T2, तो क्या हुआ कि हमको एरिया ज्यादा मिल रहा है। पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना। तो स्टीफन्स ने क्या, एनर्जी एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर कम था तो एरिया कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो एरिया और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया तो पूरा एरिया हो गया, यानी ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, एक चीज जो देखने को मिली कि रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम कहां है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, इसको हम लैम्डा एम बोलते हैं। मैक्सिमम मतलब वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी। तो ग्राफ क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर हमारा कम है तो ये यहां पर है, लेकिन हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ शिफ्ट करती जा रही है, किधर, टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। मैक्सिमम एनर्जी रेडिएंट एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है पहले यहां से यहां शिफ्ट हुई और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये शिफ्ट हो गई इधर, यानी इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। और यही वेन्स ने एक स्टेटमेंट बना दिया जो कह रहा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, यहां तो खाली वेन्स लॉ लिखा हुआ है, तो ये वेन्स लॉ ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ शिफ्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेवलेंथ टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी। राइट, क्या स्टेटमेंट है, एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज या राइजेज 1 2 3, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, द मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड रेडिएशन शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमम वेवलेंथ लिखा हुआ यहां पर, द मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड रेडिएशन शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। यानी आप कह सकते हैं कि लैम्डा एम यानी वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। T मींस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डिक्रीज करती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये डिक्रीज करेगी। यही तो हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ये शिफ्ट होती जा रही है लेफ्ट साइड में। तो यानी लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी लैम्डा एम इंटू टी, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, जो कांस्टेंट्स है वह B is Wien's कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? तो अभी आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, लैम्डा एम इनटू टी कांस्टेंट, कांस्टेंट इज बी, दिस इज वीन्स कांस्टेंट और ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अगर आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछा जाता है लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट बी, और बी वीन्स का इतना लिखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट जरूरी है, अगर नहीं याद आता मजबूरी है तो ठीक है, कुछ नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज पूरा लिखना पड़ेगा। और वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इससे देख सकते हैं लैम्डा मीटर टी केल्विन। वैसे एंगस्ट्रॉम में होता है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है ना, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मीटर में कंसीडर कर रहे हैं। नोट करिए, फिर आगे 2 मिनट और बात करनी बाकी है बस। ओके, नोट कर लिया? तो अब हम लास्ट टॉपिक थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपको मालूम ही है, नॉर्मली आप जो पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब जो भी यहां से पॉल्यूशन है या हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो वापस नहीं जा पा रही उधर। ठीक है, तो वास्तव में ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? कुछ फार्मर्स आपने देखा होगा फार्मिंग करते हैं तो अपना वो जो एनक्लोजर है उसको तैयार करते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए जो ये रूम है इसमें हमारा कुछ पोर्शन ऐसा है, ग्लास का पोर्शन है जिससे हीट रेडिएशन अंदर आ जाते हैं, अंदर आ तो गए लेकिन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन इस रूम से बाहर नहीं जा पाते हैं। यस, पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन इस रूम से बाहर वापस नहीं जा पाते हैं। तो
उसकी वजह से क्या होता है, इस रूम का टेम्परेचर हमारा राइज कर जाता है एंड दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको एक्सपेंशन कर दे दिया गया और सिर्फ बोला गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी गैसेस निकल रही हैं, पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब की सब गैसेस हमारी यहीं पे प्रेजेंट रह जा रही है, जाएंगी कहां? वेयर दे विल गो। उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दिस इज all about the greenhouse effect and I think this is all about this chapter, thermal property of matter. तो स्टूडेंट्स, आपने कॉपी कर लिया है, ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लिया आपने? थैंक यू।